नमस्कार। कल जम्मू से श्रीनगर वाले हाईवे पर पुलवामा जिले में अवंतीपुर तहसील में करीब श्रीनगर से 23-25 किलोमीटर पहले एक सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे हमला हुआ और उसमें हमारे 40 के करीब जवान शहीद हुए। अब देश स्तब्ध है। किसी के पास कायदे से कोई कहने को शब्द नहीं है, क्योंकि दुख भी है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है। पहले मैं इसको ब्रीफली ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ उसको एक बार रिकैप कर दूं। ऐसा था कि ये जम्मू से जो श्रीनगर का हाईवे है ये करीब 300 किलोमीटर का बहुत स्ट्रैटेजिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देश के का एक ऐसा हाईवे जिस पे सारा हमारा डिफेंस की बहुत डिपेंडेंस है। इस पे आर्म फोर्सेस का मूवमेंट इस पे होता है और इसलिए ये स्ट्रैटेजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। यहाँ पे जिस जगह पे ये हमला हुआ और जहाँ पे हमारे जवान शहीद हुए, ये पुलवामा नाम का जिला है जिसमें अवंतीपुर तहसील है। वहाँ पे झेलम के ठीक किनारे, जहाँ अगर आप लोग जो कश्मीर गए हों, क्योंकि बाई रोड जब आप अगर जाएं जम्मू से, तो श्रीनगर से पहले केसर एसर की बहुत दुकानें हैं जहाँ पे रुक के को लोग केसर लेते हैं। ये वही जगह है। और क्योंकि वहाँ पे एचडीएफसी बैंक का बैंक है, एचडीएफसी बैंक, वहीं पे आगे ही वहाँ एक सीआरपीएफ की बटालियन का हेडक्वार्टर है। और ये जो कॉन्वॉय मूव कर रहा था उसमें जिस बस में ये हमला हुआ, और वो 76th बटालियन के करीब 40 जवान इसमें शहीद हुए हैं। इसको जो अंजाम दिया वो एक आदिल अहमद दर, जिसको बाद में वकार कमांडो या उसका कुछ एक वो रखा गया है, उसने, वो 22 साल का था और शायद 10वीं पास है। और वहीं से जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ उससे 6-7 किलोमीटर पे ही उसका गांव है काका पौड़ा, और वो उस गांव का रहने वाला था। उसने एक महिंद्रा स्कॉर्पियो में, ऐसा माना जा रहा है कि 100 से लेके 300 केजी के बीच का बारूद भर के उसने अपनी गाड़ी को ले जाके उसमें रैम किया उस बस में। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए मोहम्मद जो है, जो पाकिस्तान बेस्ड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हेड मसूद अजहर है, उसने इस अटैक की जिम्मेदारी ली है। इसकी एक और बात समझने वाली है कि जिस समय उसने अपनी, मान लीजिए सुसाइड बॉम्बर था जैसा कहा जा रहा है, ये एक स्कॉर्पियो में बैठ गया था, उसमें बारूद रख लिया था, लेकिन जब ये उसके साथ उसने जब उस पर टक्कर मार के उसको उड़ाया है, उसके बाद अगल बगल से मतलब वहां पे गोली चलाई है आतंकवादियों ने। और वो पहले से उनका फिक्स था, उनकी जगह उन्होंने फिक्स की थी, स्थान फिक्स किया हुआ था, और वो आतंकवादी गोली चला के वहां से फिर भाग निकलने में सफल हुए, वो पकड़े नहीं गए हैं। मैं दो बातें इस समय, क्योंकि शायद ना देश का मन है इस तरह की बातें सुनने का, ना हमारा मन है इस तरह की बातें कहने का, लेकिन फिर भी दो बातों की तरफ आपका ध्यान थोड़ा, क्योंकि परेशानी है, गुस्सा है, आक्रोश है, लेकिन होश ना खोने की बात है। देखिए, एक बात तो ये समझ लीजिए कि वहां पे पिछले एक हफ्ते से वहां क्या पूरे देश में मौसम खराब है, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, इसका इफेक्ट वहां पे भी है। एक हफ्ते से जम्मू श्रीनगर का जो रास्ता है वो बहुत ही आराम से नहीं चल रहा था, उसमें रिस्ट्रिक्शंस थे। ये बृहस्पतिवार की घटना है। उस दिन से 2 दिन पहले, मतलब मंगल और बुध को वो रास्ता बिल्कुल बंद था। प्रेशर बहुत हो गया था बहुत से लोगों को, क्योंकि यहाँ से सीआरपीएफ के जवान अपने घर से उनके गए थे, उनको वापस अपनी ड्यूटी पे पहुंचना था। अच्छा, अब हो क्या गया है कि ये भी समझ लीजिए, इन दिनों में जैसे 89 के बाद सीआरपीएफ और फौज साथ साथ काम करते हैं कहीं पे भी। अब क्या हुआ कि कश्मीर में धीरे धीरे जो अर्बन एरियाज हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहां से फौज को विड्रॉ किया गया है और वहां पे सीआरपीएफ ज्यादा है। तो इसलिए सीआरपीएफ की इतनी बटालियंस वहां पे हैं, और ये करीब 78 व्हीकल में 2547 जवान सवार होकर वहां जा रहे थे। तो पहली चीज तो यह है कि ये इतना लंबा कॉन्वॉय था कि दूर से स्पॉट हो सकता था, ये कोई ढकी तुपी चीज नहीं थी।
एक चीज लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि एक जब इस तरह के कॉन्वॉय या वीआईपी मूवमेंट होता है तो एक रोड ओपनिंग पार्टी भी चलती है। इसका काम, इसको आरोपी बोलते हैं उस भाषा में, और इसका काम यह होता है कि जो भी वीआईपी मूवमेंट या कॉन्वॉय मूवमेंट हो उसके आगे आधे घंटे पहले चल के उस रास्ते को क्लियरेंस देते रहें, देखते रहें कि कहीं कुछ इस तरह की आतंकवाद की घटना होने की संभावना तो नहीं है, कहीं बम नहीं। ये एक डेली रूटीन है। जो भी इसको समझता है उसको ये पता है आरोपी के बारे में। ये जब हुआ है तो सुबह जैसे कहा जा रहा है कि 3-4 बजे ये कॉन्वॉय चलना शुरू हुआ, उससे पहले ही आरोपी का मूवमेंट शुरू हो गया होगा। इसमें कहीं कुछ सोचना नहीं है। तो पहली चीज तो यह है कि क्या ये रोड ओपनिंग पार्टी से चूक हुई है, क्योंकि अगर सड़क पे वो गाड़ी खड़ी है तो इसने कहीं ना कहीं तो चूक हुई है। अब किससे हुई है ये तो अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दूसरा, एक जो समस्या उस जगह किसी को भी चैलेंज है, क्योंकि सिविलियन व्हीकल जो है उनके मूवमेंट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई फौजी इस तरह का मूवमेंट हो रहा हो तो वो उसको ओवरटेक भी कर सकती हैं, सिविलियन गाड़ियां बराबर में भी चल सकती हैं। इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई वो इस कॉन्वॉय के पीछे पीछे चलेंगी, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये इस तरह की घटना अंजाम देने वालों के लिए थोड़ा आसान तो हो ही जाता है। लेकिन एक और इसमें है, जैसे आरोपी से अगर कहीं शायद चूक हुई हो, उसी तरह से मतलब अब कोई कह रहा है 300 केजी, कोई कह रहा है 200 केजी बारूद, कोई कह रहा है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में अगर बारूद का मूवमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस, जो भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, उनसे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चूक हो गई है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसी ने इस तरह के इंडिकेशंस दिए थे, लेकिन इतना बड़ा एक्सप्लोसिव मूवमेंट अगर हो रहा है तो वो शायद हम लोगों को पता लगना चाहिए था। मैं दूसरी बात बिल्कुल इसलिए इस समय कह रहा हूं क्योंकि अगर अभी नहीं कहेंगे तो उस पर लोग विचार नहीं करेंगे। देखिए, कुछ बहुत बुनियादी सवाल हैं जिसको हम लोगों को एड्रेस करना है। मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूं कि भाई पाकिस्तान को बम से उड़ा दिया जाए और उसको नेस्तानाबूद कर दिया जाए और उसका जवाब दिया जाए। मैं दूसरे बुनियादी सवालों पे हूं। सीआरपीएफ जो है, जैसे जो ये कोई भी इस तरह के सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा बल, इनको कहा जाता है, मतलब ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, सीएपीएफ बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इनकी जो ड्यूटीज है वो तो आर्मी लाइक ड्यूटीज हैं, क्योंकि ज्यादातर जगह तो ये देश की सीमा की सुरक्षा में लगी रहती हैं और कहीं कहीं टेररिस्ट और उस तरह के काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने में। दूसरी तरफ इनकी कुछ ड्यूटी पुलिस की ड्यूटी भी है, तो वो जरा रोल इनका थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है। इस पे बहुत से चीजें हुई हैं, बहुत सी चीजें लिखी गई हैं, मैं उस पर अभी नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे सीआरपीएफ है, अब इसको लीड कौन करता है? इसको लीड करता है एक आईपीएस अफसर जो इसका डीजीपी होता है। वो जो करंट डीजीपी हैं वो मेरे क्लास फेलो हैं, बहुत अच्छे अफसर, एक्सेलेंट ऑफिसर, सीबीआई की भी रेस में थे। अभी जब उत्तर प्रदेश में रहे तो सक्सेसफुल अफसर, कोई बेदाग छवि वाले, लेकिन जरा उनकी ट्रेनिंग समझ लीजिए। वो यहां पे, जैसे उनका एक असाइनमेंट यहां पे था, वो प्रिजन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रिजन थे, जेल थे। अब इनको जब आप ले जाके सीमा के उसको के जो सीमा की सुरक्षा जो हमारी सीआरपीएफ कर रही है उसका डीजीपी बना रहे हैं, तो मुझे कहीं पे ये लगता है कि ये बहुत उचित चॉइस नहीं है। अब जो डायरेक्ट रिक्रूट हो रहा है सीआरपीएफ में, भाई जैसे आईपीएस है, जैसे फौज में लोग रिक्रूट होते हैं, उसी तरह से सीआरपीएफ, बीएसएफ और इसमें भी होते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो बोले जाते हैं। उनका पहला असाइनमेंट असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। अब जनरली वहां पे मतलब जो कमांडेंट हैं, जो मतलब जिसको डीआईजी लेवल या जिसको फौज में कर्नल लेवल बोला जाएगा, वहां तक पहुंचने में इन लोगों को 20 साल से 25 साल लगते हैं, जबकि एक आईपीएस अफसर 13 साल की नौकरी के बाद वो डीआईजी हो जाता है। तो एक तो वहां स्लो प्रमोशन है, ये समय नहीं है। लेकिन एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट समय है कि सीआरपीएफ का मतलब एज पर दी मतलब पॉलिसी ऑफ वो एज पर दी नॉर्म्स, नियम के तहत सीआरपीएफ का हेड, वो सीआरपीएफ का कोई डायरेक्ट रिक्रूट नहीं हो सकता है, वो नंबर 2 ही रहेगा। अब 100-150 का बैच हर साल निकलता है, उसमें से अगर कोई बन भी पा रहा है तो वो नंबर 2 बन पाएगा, नंबर 1 नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं एक कमी है
क्योंकि ये आईपीएस और आईएएस अफसर अपने, क्योंकि मुझे ये भी मिलता रहा है, मुझे ये भी मिलता रहा है, इस चक्कर में वो उस पद को छोड़ नहीं रहे हैं। लेकिन ये सारे पद, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो, ये डायरेक्ट रिक्रूट जो वहाँ के हैं, जो इसको समझते हैं। मैं वो किसी और एक शो अलग से करेंगे हम लोग कि इनका कितनी मुश्किल है, मतलब इनके कितने मुश्किल रोल हैं, कितने मुश्किल कंडीशंस में रहते हैं। जैसे मैं एक सिर्फ नाम के लिए आपको बता दूं, करीब 13 लाख 14 लाख की भारतीय आर्म फोर्सेस है। ये जो पैरामिलिट्री है, जिसमें ये सब हम जिनके नाम ले रहे हैं, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीमा सुरक्षा, ये करीब 6 लाख हैं। वहां पे एक, जैसे जब रिटायरमेंट के बाद फौज के लिए एक है डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट सेल है। रीसेटलमेंट हर जगह डायरेक्टरेट है। इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के लिए इस तरह की कोई डायरेक्टरेट नहीं है। तो इनके बहुत मुश्किल हालात में लोग काम कर रहे हैं। मैं उस पर अभी बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात और बता दूं कि आज की तारीख में सीआरपीएफ में जो मेरी जानकारी है, अब ये डिसीजन हो सकता है कोई कहे कि नहीं, इतना 37 डीआईजी के पद अभी भी खाली हैं। 37 कोई हो सकता है 36 या 35 कोई उसको वो करे। 37 डीआईजी के पद खाली हैं। लोग, मतलब जो रेगुलर आईपीएस अफसर है वो वहां पे इसलिए नहीं जाता है क्योंकि ऑपरेशनल पोस्ट है, जिले की मस्ती है नहीं, तो वहां पे अच्छा वो बिल्कुल सूखा पद है, वहां कुछ होने वाला है नहीं, तो इट इज नॉट अ वेरी लुक्रेटिव पोस्ट फॉर एनीवन। 37 पोस्ट आप सीमा की सुरक्षा हो रही है, आप 37 पोस्ट अपनी आईपीएस की, आप डीआईजी की खाली कैसे रखेंगे? मैं अंत में सिर्फ 3 बात कहना चाहूंगा। आज पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे विरोध पक्ष हो, चाहे कोई भी पक्ष हो, सब लोग एक साथ खड़े हैं इस मुश्किल नहीं कहेंगे, इस चैलेंजिंग घड़ी में। मुश्किल क्या है? हिंदुस्तान के लिए मुश्किल कुछ नहीं है। इस चैलेंजिंग उसमें देश एक साथ खड़ा है। 2 चीजें, ये सारी पार्टी वाले, इनको अपनी पार्टी के उससे ऊपर उठना होगा। पहली चीज, ये जो भी पार्टी का हो, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, उनको अपने आईटी सेल को कम से कम 1 हफ्ते के लिए, लेकिन 1 हफ्ता अगर उनसे ना हो पाए तो 3, 4, 5 दिन के लिए, जब तक ये घाव थोड़ा अभी हरा है, तब तक आईटी सेल वालों को कहना होगा कि भैया हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि ये जो फेक न्यूज या इस तरह की न्यूजें आप बना के और लगातार शेयर कराना और व्हाट्सएप ग्रुप में डालना, उसको बंद कर दीजिए। देश में नफरत फैलाने का काम इस समय कम से कम थोड़े दिन के लिए, किसी पार्टी के हो, सब पार्टी वाले ये कर रहे हैं, को सस्पेंड कर दीजिए, उसको विश्राम दे दीजिए, उसको छुट्टी पे भेज दीजिए उन 4-5 दिन के लिए, उन लड़कों को जो आईटी सेल में लगातार लगे हुए हैं। दूसरा, मुझे यह लग रहा है कि कोई चीज तो छोड़ दीजिए। इस आतंकवादी हमले में कृपया करके इसको अपने आने वाले 2019 के इलेक्शन के नजर से इसका यूज मत करिए। यह देश के लिए एक चैलेंजिंग और मुश्किल समय है। उसको ये इलेक्शन, अब क्योंकि सब लोग ये हैं कि भाई इलेक्शन आने वाला है तो कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इसको इलेक्शन का एजेंडा मत बनाइए, इलेक्शन का इशू मत बनाइए। देश साथ है, और ये आईएसआई हो चाहे पाकिस्तान हो, जैसे अभी आ रहा है कि चाइना ने फिर मना कर दिया, क्योंकि हम लोग बार बार चाहते हैं, हिंदुस्तान चाहता है कि जो जैश-ए-मोहम्मद का जो कमांडर है मसूद अजहर, उसको यूएन में जाके उसके आगे, मतलब उसको फिजिटिव, उसको आतंकवादी, मतलब इंटरनेशनल आतंकवादी माना जाए, जिसपे चाइना अपना पॉलिटिक्स कर रहा है। उस सब की डिमांड ठीक से हो। सारा देश साथ में है, और उम्मीद है कि हम लोग इस मुश्किल हालात से जल्दी बाहर निकल पाएंगे। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करें, और साथ में वो छोटी घंटी भी दबा दें, जिससे आपको जब भी कोई नया वीडियो, नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।